नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विमर्श के नए पॉडकास्ट सीरीज में। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप हमेशा हमारे कंटेंट को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये पॉडकास्ट सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या शायद इस फील्ड में जॉब की तलाश में है। हाँ, और अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं तो भी ये सीरीज उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप सवालों की। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों को आसान भाषा में कुछ उदाहरणों के साथ समझें ताकि इंटरव्यू में पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया जा सके। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। TLC की आधिकारिक वेबसाइट्स, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाएं, हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको अपडेटेड और रिसर्च आधारित जानकारी ही मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, बिजनेस एनालिस्ट बनने की तैयारी का पहला कदम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका मतलब असल में होती क्या है, ये स्रोत इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, ज्यादातर स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट, जिसे हम BA कहते हैं, वो असल में बिजनेस साइड और जो टेक्निकल टीम है उनके बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज। जी, उनका मुख्य काम सिर्फ ये नहीं कि जरूरतें इकट्ठा कर ली, नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि जो टेक्नोलॉजी वाला सोल्यूशन बन रहा है वो सच में बिजनेस की जरूरतें, उनके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं बल्कि ये देखना कि वो काम भी आए। एग्जैक्टली। ये जो आपने कहा पुल का काम, इसे थोड़ा और समझाएंगे शायद कोई उदाहरण लेकर? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक स्रोत में एक CRM सिस्टम का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था। मान लीजिए कंपनी को नया CRM चाहिए। ठीक है। तो BA की जिम्मेदारी क्या होगी? वो सेल्स टीम से बात करेगा, मार्केटिंग वालों से, IT वालों से, मतलब जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, सबसे बात करके उनकी ज़रूरतें, उनकी रिक्वायरमेंट्स समझेगा। तो सबसे मिलना पड़ेगा? जी, और इसके लिए वो अलग-अलग तरीके अपना सकता है। जैसे वर्कशॉप्स रखवा सकता है, वन-ऑन-वन इंटरव्यू ले सकता है, या जो पुराना सिस्टम है उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर समझ सकता है। फिर वो इन सारी ज़रूरतों को लेता है और उन्हें साफ-साफ दस्तावेजों में बदलता है, जैसे BRD या SRS कहते हैं हम। साथ में डेटा मॉडल्स बना सकता है, वर्कफ्लो डायग्राम्स बना सकता है, ताकि जो डेवलपमेंट टीम है उसे एकदम क्लियर पता हो कि बनाना क्या है और क्यों बनाना है। समझ गए। तो मतलब एक तरह से अनुवादक का काम भी है, बिजनेस की भाषा को टेक की भाषा में बदलना। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुवादक और संयोजक दोनों ही, ये पक्का करना कि सब एक ही पेज पर हैं। दिलचस्प है। तो ये जो जरूरतें समझने की बात हुई, इसके लिए स्रोत कौन-कौन से मुख्य तरीके बताते हैं? क्या सिर्फ इंटरव्यू ही काफी है? नहीं, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, कई तरीके हैं और अक्सर इनका मिक्स इस्तेमाल होता है। जैसे इंटरव्यूज तो हैं ही, किसी स्टेक होल्डर से गहराई में बात करने के लिए, उनकी असल दिक्कत समझने के लिए, हाँ, वो तो जरूरी है। फिर होती है वर्कशॉप्स। इसमें क्या होता है कि कई सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाकर डिस्कशन होता है, ब्रेनस्टॉर्म होता है और कोशिश की जाती है कि किसी बात पर सहमति बने। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन जैसा। हाँ, बिल्कुल। फिर सर्वेक्षण या क्वेश्चनेयर्स का भी जिक्र मिलता है। ये तब काम आते हैं जब आपको बहुत सारे लोगों से कुछ खास जानकारी चाहिए, जैसे कि वो किसी फीचर से कितने खुश है या कौन सा फीचर ज्यादा जरूरी है, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। जैसे रेटिंग्स वगैरह। जी। फिर आता है दस्तावेज विश्लेषण, यानी जो मौजूदा सिस्टम है, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना। इससे पता चलता है कि अभी चीजें कैसे हो रही हैं। ओके। और एक तरीका जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। आप असल में यूजर्स को काम करते हुए देखते हैं। इससे वो छोटी छोटी दिक्कतें या वो जुगाड़ पता चलते हैं जो शायद वो इंटरव्यू में बताना भूल जाए। अरे वाह, ये तो वाकई में प्रैक्टिकल तरीका है। जी, एक स्रोत में लॉजिस्टिक्स कंपनी की केस स्टडी थी। उन्होंने इन सब का मिक्स इस्तेमाल किया था। इंटरव्यू से पता चला कि डिलीवरी में देर क्यों हो रही है, सर्वे से पता चला कि ये कितनी बार होता है, और फिर वर्कशॉप में सबने मिलकर तय किया कि नया प्रोसेस क्या होगा। बेहतरीन। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही तरीका चुनना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जरूरतें हम इकट्ठा करते हैं ये अक्सर कुछ खास दस्तावेजों में लिखी जाती हैं। आपने भी जिक्र किया BRD, SRS, एक FRS भी होता है शायद। स्रोत इनमें क्या मुख्य अंतर बताते हैं? इनमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत इन्हें काफी क्लियरली अलग करते हैं। देखिए, बीआरडी यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये सबसे हाई लेवल पर होता है। ये बताता है कि बिजनेस को क्या चाहिए, मतलब एंड गोल क्या है। ओके, क्या? हाँ, जैसे बीआरडी में लिखा हो सकता है, हमें पोर्टल पर लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए। बस ये बिजनेस की जरूरत है। ठीक है। फिर आता है एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये थोड़ा टेक्निकल लेवल पे जाता है। ये बताता है कि सिस्टम कैसे बनेगा उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अच्छा, कैसे? जी, इसमें फंक्शनल ज़रूरतें होंगी, नॉन फंक्शनल ज़रूरतें जैसे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी होंगी, डेटा मॉडल्स हो सकते हैं वगैरह। उसी 2 फैक्टर वाले उदाहरण को लें तो एसआरएस में लिखा होगा, सिस्टम यूजर को वेरीफाई करने के लिए OAuth 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा और फलां ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की एपीआई को कॉल करेगा। काफी डिटेल्ड। हाँ, और फिर आता है एफआरएस यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये और भी ज्यादा डिटेल में जाता है। ये सिस्टम के किसी खास मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर का व्यवहार बताता है, मतलब फंक्शनली कैसे काम करेगा। फंक्शनली कैसे मतलब? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे उसी लॉगिन वाले उदाहरण में एफआरएस में लिखा हो सकता है, जब यूजर पासवर्ड भूल गए लिंक पर क्लिक करता है तो सिस्टम यूजर के रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ईमेल भेजेगा जिसमें एक पासवर्ड रीसेट टोकन होगा। ये टोकन केवल 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। ओह, तो ये तो एकदम बारीकी से बताता है। जी हाँ, तो संक्षेप में कहें तो बीआरडी बताता है क्यों और क्या चाहिए बिजनेस को, एसआरएस बताता है तकनीकी रूप से कैसे बनेगा, और एफआरएस बताता है कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन कार्यात्मक रूप से कैसे काम करेगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। बीआरडी क्या, एसआरएस टेक्निकल कैसे, एफआरएस फंक्शनल कैसे। क्लियर हो गया। जी, अच्छा, अब एक और चीज पे आते हैं जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार मिलता है, वो है स्कोप क्रीप। ये शब्द काफी सुनने में आता है प्रोजेक्ट्स में, मतलब रिक्वायरमेंट्स का बढ़ते जाना। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? स्रोत क्या सुझाव देते हैं? हाँ, स्कोप क्रीप ये हर प्रोजेक्ट मैनेजर और बीए का एक तरह से डरावना सपना होता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो प्रोजेक्ट का बजट, टाइमलाइन सब गड़बड़ा सकता है। सही बात है। तो इसे संभालने के लिए स्रोत कई जरूरी सुझाव देते हैं। पहला और सबसे जरूरी है शुरुआत में ही स्कोप को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, मतलब क्या क्या डिलीवर होगा और काम पूरा कब माना जाएगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब बीआरडी एसआरएस में एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा होना चाहिए। शुरुआत में ही क्लैरिटी। बिल्कुल। दूसरा, एक मजबूत चेंज कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अगर कोई भी नई रिक्वायरमेंट आती है या पुरानी में बदलाव आता है तो ऐसे ही नहीं मान लेना है। तो फिर उसका प्रॉपर मूल्यांकन होना चाहिए कि इस बदलाव से टाइम पर, कॉस्ट पर, क्वालिटी पर और बाकी चीजों पर क्या असर पड़ेगा, और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बाकायदा औपचारिक मंजूरी लेनी होगी, तभी वो बदलाव स्कोप में शामिल होगा। अच्छा, एक फॉर्मल प्रोसेस। जी हाँ, बहुत जरूरी है। और तीसरा सुझाव है प्राथमिकता तय करना। सारी जरूरतें एक बराबर जरूरी नहीं होती। हाँ, ये तो है। तो मॉस्को जैसी तकनीकें इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, मतलब मस्ट हैव ये तो चाहिए ही चाहिए, शुड हैव ये होना चाहिए, कुड हैव ये हो तो अच्छा है, और वोंट हैव ये अभी नहीं करेंगे। इससे फोकस बना रहता है कि सबसे जरूरी क्या है। मॉस्को, मस्ट, शुड, कुड, वोंट, ये अच्छा फ्रेमवर्क है। जी, काफी प्रैक्टिकल है। ये प्रक्रियाएं तो अच्छी हैं, लेकिन असलियत में कई बार मुश्किल तब आती है जब हितधारकों मतलब स्टेक होल्डर्स में ही आपस में मतभेद हों। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ और, या कोई स्टेक होल्डर बहुत मुश्किल पैदा कर रहा हो। स्रोत ऐसी स्थितियों से निपटने के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये सिचुएशन भी बहुत कॉमन है और एक बीए के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है। यहाँ पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सबसे अहम हथियार हैं। कम्युनिकेशन। जी, एक ब्लॉग में स्टार मेथड का उदाहरण दिया था इसे समझाने के लिए। स्टार माने सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। स्टार मेथड कैसे? मान लीजिए सिचुएशन ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रोजाना एक रिपोर्ट चाहिए, लेकिन फाइनेंस टीम समय पर डेटा नहीं दे पा रही है। दोनों के बीच टकराव है। ओके, ये सिचुएशन हुई। अब बीए का टास्क है इस टकराव को सुलझाना। ठीक है। तो एक्शन क्या होगा? बीए दोनों पक्षों के साथ अलग अलग या साथ में मीटिंग करेगा, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां ध्यान से सुनेगा, समझेगा। फिर शायद वो डेटा एनालाइज करके देखे कि दिक्कत कहाँ है, और फिर एक बीच का रास्ता, एक समझौता सुझाएगा। जैसे
शायद रिपोर्ट प्रोडक्शन बंद होने के ठीक बाद नहीं, बल्कि 2 घंटे बाद बनेगी, ताकि फाइनेंस को डेटा तैयार करने का थोड़ा समय मिल जाए। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हाँ, और रिजल्ट ये हुआ कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए और वो टकराव सुलझ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी स्टेक होल्डर को विनम्रता से नहीं कहना पड़ता है, लेकिन सिर्फ नहीं कहना काफी नहीं है। तो फिर आपको डेटा या तथ्यों के साथ समझाना पड़ता है कि उनकी रिक्वेस्ट अभी क्यों पूरी नहीं हो सकती या उसका क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है, और साथ में अगर हो सके तो कोई विकल्प सुझाना चाहिए। सही कहा, सिर्फ मना करने से बात बिगड़ सकती है, कारण बताना जरूरी है। बिल्कुल, उनकी चिंता को समझना, उन्हें महसूस कराना कि उनकी बात सुनी गई है, और फिर फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना, यही तरीका है। ये बहुत अहम बात है, सुनना और फिर तथ्यों पर आधारित जवाब देना। जी। अच्छा, बात करते हैं टूल्स की। एक बीए अपने रोजमर्रा के काम में किन उपकरणों मतलब टूल्स का इस्तेमाल करता है? स्रोतों में किन टूल्स का जिक्र है? हाँ, टूल्स तो बीए के काम का एक जरूरी हिस्सा है, और आजकल तो बहुत सारे अच्छे टूल्स उपलब्ध हैं। स्रोतों में कई कॉमन टूल्स का जिक्र मिलता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टास्क ट्रैकिंग के लिए खासकर अजाइल माहौल में जीरा या ट्रेलो बहुत पॉपुलर हैं। यूजर स्टोरीज लिखना, बैकलॉग मैनेज करना, स्प्रिंट्स ट्रैक करना, इन सब में काम आते हैं। जीरा और ट्रेलो, हाँ ये तो सुने हैं। फिर डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल या गूगल शीट्स तो हैं ही, मतलब बेसिक एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, छोटे मोटे चार्ट्स के लिए यह भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। एक्सेल तो सदाबहार है। बिल्कुल, और अगर डेटाबेस से सीधे जानकारी निकालनी है, कुछ वैलिडेट करना है, तो एसक्यूएल की जानकारी बहुत काम आती है। बीए को अक्सर एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ती हैं। एसक्यूएल भी जरूरी है मतलब? हाँ जी। फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बनाने के लिए या वर्कफ्लो दिखाने के लिए विजियो या draw.io जैसे टूल्स का जिक्र है। ये विजुअली समझाने में मदद करते हैं। अच्छा, डायग्राम्स के लिए? जी। और डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड बनाने के लिए पावर बीआई या टैब्लो जैसे टूल्स बहुत शक्तिशाली हैं। ये डेटा को समझने लायक रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में बदल देते हैं। पावर बीआई, टैब्लो, हाँ इनका भी काफी नाम है। और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स बनाने और टीम के साथ जानकारी शेयर करने के लिए कॉन्फ्लुएंस जैसे विकी बेस्ड टूल्स का भी जिक्र मिलता है। कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो मतलब काफी तरह के टूल्स हैं काम के हिसाब से। जी हाँ, ये तो कुछ आम उदाहरण हैं। प्रोजेक्ट और कंपनी के हिसाब से और भी कई टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। समझ गई। अब एक आखिरी सवाल। इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं। अगर काम में बीए से कोई गलती हो जाए तो स्रोत उसे संभालने का क्या तरीका सुझाते हैं? छुपा लेना चाहिए? नहीं, छुपाना तो बिल्कुल नहीं। गलतियां होना स्वाभाविक है, किसी से भी हो सकती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन्हें संभालते कैसे हैं। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है गलती को स्वीकार करना, और जैसे ही पता चले तुरंत जो भी संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, टीम है, उन्हें ईमानदारी से बता देना चाहिए। ईमानदारी जरूरी है। बहुत ज्यादा। इससे भरोसा बनता है या कम से कम बना रहता है। दूसरा कदम है उसे सुधारना। अगर डॉक्यूमेंट में गलती थी तो उसे अपडेट करें। अगर प्रोसेस में कुछ गलत हुआ तो उसे ठीक करें। ठीक है, गलती मान ली, सुधार लें। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है उससे सीखना। ये विश्लेषण करना कि गलती हुई क्यों और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है आपको प्रोसेस में कोई बदलाव करना पड़े, या कोई चेकलिस्ट बनानी पड़े, या शायद कोई ऑटोमेटेड वैलिडेशन रूल लगाना पड़े। अच्छा, मतलब सिर्फ ठीक नहीं करना बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाना ताकि वो फिर ना हो। बिल्कुल, ये प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है और लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद होता है। विश्वास बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गलती मानना, सुधारना और उससे सीखकर सिस्टम को बेहतर बनाना। जी। तो हमने इन स्रोतों से जो चर्चा की, उससे ये साफ है कि एक बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका सिर्फ ज़रूरतें लिखने या डॉक्यूमेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है। वो वाकई में एक पुल बनाने वाला है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है और एक कुशल संचारक भी है। स्पष्टता, प्रोसेस को फॉलो करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना, ये सब सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और शायद आगे सोचने वाली बात यह भी है, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, कि जैसे जैसे ऑटोमेशन और एआई जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, बीए की भूमिका कैसे बदलेगी। शायद तकनीकी समझ के साथ साथ वो मानवीय गुण जैसे सहानुभूति, जटिल समस्याओं को अनोखे ढंग से सुलझाने की क्षमता, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला, इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। भविष्य के लिए मानवीय पहलू शायद और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू के कुछ प्रमुख सवालों और कॉन्सेप्ट्स पर हिंदी में।
उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप करंट अफेयर्स और सामाजिक मुद्दों को आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला पॉडकास्ट जरूर देखें। उसमें आपको देश और दुनिया से जुड़ी जरूरी बातें सरल भाषा में मिलेंगी। और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपका मोटिवेशन और जानकारी दोनों हमेशा ताज़ा रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ जो आपको प्रेरित करेगा, गाइड करेगा और जॉब वर्ल्ड के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगा। तब तक के लिए देसी विमर्श के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।